जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज हम आए हैं रविंदर जी के साथ। ये रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में और आज हम इनसे पूरा प्रोसेस पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा कैसे लगता है और पीआर कैसे मिलती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। राम राम रविंदर जी। राम राम रेणु जी। हाँ जी, आपकी इंट्रोडक्शन दो जी एक बार। मेरा नाम है रविंद्र गणगस और मैं हरियाणा में अपने भारत में हरियाणा के इस रोहतक शहर के गांव है समर गोपालपुर, उसने बोला ना छोटी सांबड़। मैंने ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 9 साल हो गई आए हुए। पर्थ में आया था, पर्थ में हूँ फिलहाल। अच्छा, किस वीजा पे आए हुए हो आप ऑस्ट्रेलिया में? मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था 190। इसने पीआर है, डायरेक्ट पीआर बोल इसने। और 190 का मतलब है कि स्टेट नॉमिनेशन। तो जो ऑस्ट्रेलिया में आपकी स्टेट नॉमिनेशन का मतलब है कि जब भी आप ये वीजा अप्लाई करो तो स्टेट आपने 5 पॉइंट दे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 60 पॉइंट है तो स्टेट अगर 5 पॉइंट देगा, आपके 65 हो गई, तो आपने वीजा में और आसानी रहोगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट सिस्टम है, बेसिस प्रोसेस है सारे वीजा, खासतौर पर पीआर वाले और वर्क वाले। तो उनमें पॉइंट सिस्टम में मैंने अप्लाई कराया था, स्टेट का अप्लाई कराया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ का। तो इन्होंने मेरे को 19 वीजा दिया था, जो पीआर है, डायरेक्ट पीआर। तो अच्छा, आप इसकी डायरेक्ट पीआर कंडीशन, लेके ही आए थे? हाँ हाँ, मैं डायरेक्ट पीआर लेके आया था। और उसके प्रोसीजर थे कई जो मैं बताऊंगा आपने। और उसमें स्टेट नॉमिनेशन की एक कंडीशन वो है कि आपने 2 साल इस स्टेट में रहना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि स्टेट ने आपके एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हैं 5, तो इस मारे आपको ये स्टेट में काम करना पड़ेगा। जैसे भी आपने करना है। तो स्टेट, क्योंकि स्टेट अपने 5 पॉइंट एक्स्ट्रा देके इसलिए बुला कि आप मेरे स्टेट में आओ और यहाँ काम करो और हमारे जो ग्रोथ में सहयोग करो। अच्छा, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी डायरेक्ट पीआर लेके अगर कोई आना चाहे तो? डायरेक्ट पीआर की डिपेंड कर रहा है, डिपेंड में। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ, इंजीनियरिंग में मैं आया था मैकेनिकल का। और उसमें सबसे पहले तो आपका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाएगा कितना है। तो मिनिमम आपका 3 साल था उस टाइम, और शायद 3 से 5 में आपके 5 पॉइंट मिले हैं। अच्छा। तो मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस था इंडिया में। मैं जो मेरी ग्रेजुएशन थी उसके बाद मैंने काम किया, तो 8 साल मैंने 10 पॉइंट मिल गए थे उसके। तो 10 पॉइंट मिले और उसके हिसाब से मेरे पूरे एक तरीके से प्रोसेस थी कि आप पॉइंट सिस्टम अप्लाई करो। एजुकेशन के पॉइंट मिले हुए हैं आपने, और एज के पॉइंट मिले हैं। एज का बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप 33 साल से कम के हो तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे। अच्छा। अगर 33 से 1 साल भी ऊपर हो गया तो आपके जैसे 10 मिलने हैं तो 5 हो जाएंगे। तो आपने कवर करने पड़ेंगे किसी और चीज में। इन चीज में सब तो मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट चीज है वह है आपकी इंग्लिश का टेस्ट। अच्छा। और क्योंकि इंग्लिश टेस्ट में आईलेट देना पड़ा है, आइल्स बोलना हाँ पा। और आजकल तो पीटी भी है। और तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश की। वो डिपेंड करे आपने किस वीजा में अप्लाई किया है। सेम टाइम एजुकेशन में की है आपकी बैकग्राउंड में। जैसे आईटी में है जो मैक्सिमम बंदे, उनने 7 का बैंड चाहिए होता है। और मेरे को उस टाइम चाहिए, मेरे को रिक्वायरमेंट थी 6 की। 1 महीना पहले चेंज हुई थी 7 से 6। तो ये बहुत फनी रहा था मेरे लिए इंग्लिश का टेस्ट पास करना। उसकी भी एक अलग स्टोरी है, कभी बताऊंगा। तो ये पॉइंट पूरे हुए मेरे, फिर मैंने अप्लाई कर दी डायरेक्ट पीआर की। और विद इन 6 महीने में मेरे को इनविटेशन आ गई थी और मेडिकल के लिए भेज दिया था। अच्छा। तो 9 महीने में मेरी टोटल पीआर आ गई थी उस टाइम। ईद थोड़ा डिले है क्योंकि बैकलॉग हो रहा है कोविड की वजह से। बाकी पीआर का प्रोसेस पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट ले फिर इंग्लिश टेस्ट क्लियर करो, उसके बाद आप अप्लाई कर दो। फिर फीस होती है। फीस कितनी होती है? फीस उस टाइम तो थी मेरे ख्याल में $2,000 थी। ईब है 4,000, $4,500 कुछ, ऑलमोस्ट $4,000 है। 4,000 मेरे ख्याल $50-60 कुछ ऐसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। तो ये एक बंदे इंडिया के कितने रुपीस बनेंगे ये? तो करीब आपने देखो 50 या $51 के हिसाब से देखा जाओ तो $2,00,000, और 2 लाख तो ऊपर है। 2 लाख 1, 2, 4, 5 हज़ार अपने पड़ेंगे एक बंदे के। फॉर एग्जाम्पल मैं एज ए फैमिली आऊंगा तो हर बंदे की फीस लगेगी। अच्छा। तो जैसे मैं और मेरी वाइफ सीमा आए थे, उस टाइम बच्चे नहीं थे, तो हमारी दोनों की फीस लगी थी। तो वह वीजा फीस हो है, लेकिन यह सिर्फ पीआर फीस हो है। उससे पहले भी कुछ और फीस हो है, स्टेट की अलग फीस हो है। जैसे
एजुकेशन की थी। जैसे एजुकेशन आपको हो गया मैं इंजीनियरिंग में मैंने मैकेनिकल करी है, तो वो कहोगे ठीक है हम तेरी मान ली, लेकिन हम तेने असेस करेंगे। हमारा असेसमेंट सिस्टम है, जिसने बोला है इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जो ऑल इंजीनियरिंग जितने भी इंजीनियरिंग करे हैं यहाँ पे उनने असेस करे, स्पेशली मैकेनिकल ट्रेड और आईटी के अलग है। तो उनका एक सिस्टम है, उसको आपको असेसमेंट फी होती है सबसे पहले, इंग्लिश का टेस्ट रिक्वायरमेंट होता है, फिर वो 3 आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे। अच्छा। और एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। जो 3 डॉक्यूमेंट बनाओगे ना आप, उन 3 डॉक्यूमेंट में 3 प्रोजेक्ट्स में वो इनका एक एआई सिस्टम वो चेक करते हैं, या आपने कोई कॉपी तो नहीं मारी, किसी की कॉपी पेस्ट तो नहीं करा, फर्जी तो नहीं है। उसमें वो जो चेक करके आपका रिजल्ट आएगा ना, पास या फेल, उस वहां पे आपको चेक करते हैं इसने रियल में काम किया है या नहीं किया है। ये है फर्स्ट प्रोसेस। उसमें अगर आपको फेल हो गए एक बार तो दूसरी बार अटेम्प्ट मिलेगा, और दूसरी बार फेल हो गए शायद मेरे ख्याल में 1 या 2 साल का गैप आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा है, तो अप्लाई नहीं कर सकते इस बीच में। अच्छा। सेम टाइम आपको ये इंजीनियरिंग की डिग्री भी असेस करेंगे कि आपने इस कॉलेज से करी है, किस यूनिवर्सिटी से करी है, तो सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा। जब इनका सक्सेसफुल रिजल्ट आ जाएगा ना, फिर आप वो सबमिट कराना है आपने पूरा वीजा प्रोसेस में। एक तरीके से ये चैनल जाएगा आपका, इंग्लिश हो गया, इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया की असेसमेंट होगी, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, और फैमिली का कोई मेंबर है उसकी डॉक्यूमेंट हो गए, और जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको सबमिट करानी पड़ेगी। और उसकी भी अलग अलग प्रोसेस है, खुद करना है तो खुद भी कर सकते हो, या कंसल्टेंट से जाना है तो कोई रिलायबल हो। एक्चुअली है काफी हैं कंसल्टेंट अच्छे, क्योंकि मेरे पास उस टाइम बहुत बिजी था तो मैं कंसल्टेंट के थ्रू गया था, और हमारी बड़ी हेल्प हुई थी। टाइम फीस लगी थी करीब उस टाइम मेरी 1 लाख के करीब, और वो वर्क थी कि हमारा काम टाइम पे हो गया, सारी चीज थी। तो इसमें है ये, इसमें फीस होगी, वीजा प्रोसेस आ गया, और फिर आपका रहता है कि आपने आना कब है। अगर ये तो बात की बात है आने की, तो पहले फिर नेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स के बाद जब वो क्वालिफाई हो जाओगे, फिर स्टेट आपको इनवाइट करेगा। फिर स्टेट की फीस होती थी उस टाइम $700, ये 8-9 साल पहले की बताता हूँ। फिर उसके बाद आपको फाइनल फी भरनी पड़ती है, एक 60 डेज का विंडो देते हैं। वो फी सबमिट करने के बाद फिर जैसे ही आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी 60 दिन में, फिर आप देखोगे कि वो आपका वीजा कितने दिन में आता है, क्योंकि मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट हो, सब कुछ सबमिट होगा, फीस सबमिट होगी। तो मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे सब कुछ हो गया, मेरे पास साल के 3 महीने पड़े थे। फाइनेंशियल ईयर ऑस्ट्रेलिया का जून टू जुलाई चलता है ना, तो इंडिया में रहता है जनवरी टू दिसंबर, यहाँ पे जून टू जुलाई है। तो साल का कोटा सिस्टम होता है इनका। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने साल में लेने हैं 1000, अगर 1000 वो जून का 30 जून से पहले खत्म हो गए ना, तो 1 जुलाई को नया कोटा खुलेगा। तो मेरे केस में क्या हुआ, ये मार्च में फिनिश हो गया, तो मुझे लगा ये क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, मतलब समथिंग। मैं तो ऐसे ही सोच रहा था यार वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जैसे 1 जुलाई आई, 7 जुलाई को मेरा वीजा आ गया था, तो PR आ गई थी। तो ये है काफी प्रोसेस है, लेकिन ये तो एक है जो वर्क एक्सपीरियंस वालों के लिए, स्टूडेंट्स का अलग प्रोसेस रहता है। अच्छा, तो ये तो जैसे डायरेक्ट PR होगी। हाँ हाँ। और अगर वीजा ओनली वीजा चाहिए तो उसका भी सेम ही प्रोसेस रहता है, या उसका थोड़ा सा अलग है? वीजा उसमें आपको डिपेंड करता है किस टाइप का वीजा आपको चाहिए, स्टूडेंट वीजा चाहिए, टूरिस्ट वीजा चाहिए, या फिर यहाँ पे ना एंटरप्रेन्योर काइंड ऑफ वीजा भी है, जो इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसकी बहुत ज्यादा कैटेगरीज है, वो आपको डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट का क्या है, स्टूडेंट का भी जैसे स्टूडेंट वीजा हो गया, और टूरिस्ट वीजा होगा, और भी सारे वीजा हो गए। तो स्टूडेंट वीजा में क्या रहेगा, आपको उसको बोलते हैं स्टूडेंट वीजा। मेरे पास लिस्ट पड़ी थी, क्या नाम यहाँ पे तो F1 वीजा बोलते हैं अमेरिका में, तो इसको स्टूडेंट वीजा को बोलते हैं। स्टूडेंट वीजा 500 कुछ ऐसा लिखा हुआ शायद, और ग्रेजुएट वीजा 485। अच्छा। तो उसमें क्या रहता है, स्टूडेंट वीजा में सेम फर्स्ट ऑलवेज रिक्वायरमेंट रहेगी इंग्लिश टेस्ट की आपको। मेरी सबको यही सलाह रहेगी, 7 का बैंड ऑलवेज बेस्ट है, अगर आपको आगे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपकी चॉइस के कॉलेजों में, क्योंकि अच्छे कॉलेज में आओगे तो आपके चांसेस अच्छे रहेंगे, क्योंकि पढ़ोगे। वो बात अलग है, कॉलेज टू कॉलेज फीस वेरी करती है, और आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। 6
और ओवरऑल और ईच, क्योंकि मैंने अभी कंपटीशन इतना हार्ड दिखा, यहाँ पे स्टूडेंट्स 8-8 और 9-9 वाले भी आए हैं, मतलब बैंड देके, तो आपको कंपटीशन बहुत टफ है, को फेस करना पड़ेगा। सेम पीआर प्रोसेस में है। जैसे मेरे को मिनिमम पॉइंट्स पे एडमिशन मिल गया था, पीआर मिल गई थी, मेरे मिनिमम थे 60 चाहिए थे, 60 पे मिल गया था मेरे को, 60 ही बने थे मेरे। क्योंकि इंग्लिश में मेरे कोई पॉइंट नहीं मिला था, क्योंकि 7 ईच आने चाहिए आपको, 10 पॉइंट है तो, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ही 6 थी, और 7 में उस टाइम सोच रहा था मेरे बस का भी नहीं है। इंग्लिश का जो हालात थे वहां पे, कभी बात ही नहीं करी, हरियाणा में कल्चर कहाँ था ऐसा। और पर कोशिश करी, मेहनत करी थोड़ी बहुत, काम आई। अब सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आगे इस देश में बस गए, तो स्टूडेंट का यही है, स्टूडेंट लाइफ टोटली डिफरेंट है। आपको आगे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वो बात अलग है, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड पीछे से अच्छा है तो आप पूरी फीस पे कर रहे हैं घर वाले, तो अगर आप काम नहीं करना चाहते तो बात अलग है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको 20 घंटे वो काम कर सकते हैं, वो एक वीक में अलाउ होता है, और जब छुट्टियां होती हैं तो वो 40 घंटे काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, सही है। तो उसमें फिर वो अपने खर्चे निकाल लेते हैं, फीस फास का। अच्छा, और मान लो कोई वीजा पे आया है और फिर उसको पीआर अप्लाई करनी है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? वीजा जैसे किस वीजा पे आया है वो भी डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट वीजा पे आया है और उसने स्टूडेंट के थ्रू पहले स्टडी करी, स्टडी करके उसने किस स्ट्रीम में स्टडी करी, फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिकल में करी है तो इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया आ गया, आईटी में करी है तो इनका आईटी का अगला इंस्टीट्यूट है जो असेस करते हैं। लेकिन आईटी वालों की एक रिक्वायरमेंट है, उनको एक एक्स्ट्रा ईयर और करना पड़ता है उनकी स्टडी के बाद। अच्छा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो उसके 5 पॉइंट भी मिलते हैं, और एक्स्ट्रा बर्डन भी है, फाइनेंशियली बर्डन भी रहेगा स्टूडेंट पे, फीस पे करनी पड़ती है। उसके बाद फिर उनको जैसे टेम्परेरी पीआर बोलते हैं, टीआर बोलते हैं इसको। और सेम टाइम फिर आपको पॉइंट सिस्टम कितने इकट्ठे हो गए आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास 70 पॉइंट्स हैं इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करके, आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। अगर उसी टाइम में अगर आपका स्टूडेंट वीजा फॉर एग्जांपल 3 साल का था और आपने पीआर अप्लाई कर रखी है, और आपका वीजा अभी आया नहीं है, तो आपको उसमें ये देखना पड़ेगा आपको आप कौन से वीजा पे जाना है। अगर आपके पास अगर नॉमिनेशन नहीं आया आपका, अगर स्टेट ने बोली या स्टेट ने आप वीजा के लिए नॉमिनेशन कभी नहीं आया, तो क्या करता है, या तो आपको देश छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा फर्दर एजुकेशन में। अगर आपका नॉमिनेशन आ गया, फॉर एग्जांपल वीजा नहीं सिर्फ नॉमिनेशन, भाई हमने एक्सेप्ट कर लिया आपकी एप्लीकेशन और आगे प्रोसेस के लिए जाएंगे, मेडिकल कुछ वीजा से भी जो भी होगा, तो वो आपको एक ब्रीजिंग वीजा बोलते हैं, वो वीजा मिल जाएगा। उसमें आप ट्रेवल भी कर सकते हो, और जब तक पीआर नहीं है आपको कोई झंझट नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो और काम भी कर सकते हो फुल टाइम, क्योंकि आप स्टूडेंट नहीं रहे, आप टेम्परेरी पीआर पे हो और ब्रीजिंग वीजा पे हो। तो ये है कुछ टेक्निकल और डिटेल्ड वर्जन है जो कंसल्टेंट आपको गाइड कर पाएंगे, लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और मान लो कोई वर्क वीजा पे आया है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है पीआर अप्लाई करने के लिए? तो वर्क वीजा पता है क्या होता था, पहले काफी साल पहले एक वीजा होता था 457। उस वीजा को क्या बोलते थे कि यहाँ से कंपनियां, ऑस्ट्रेलिया से कंपनियां इनको यहाँ पे उनके एम्प्लॉय नहीं मिल रहे ना, तो वो दूसरी कंट्री में जाके वहां से हायर करते पर यहाँ पे लेके आते। 457 होता था उस टाइम। 457 एक वन वीजा जिसमें वर्क स्पॉन्सर्ड वीजा बोलते हैं, एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड। उसमें क्या रहता है, 4 साल का वीजा देते थे वो आपको, वो लेके आते आप, वो वीजा प्रोसेसिंग फीस सब कुछ फीस गवर्नमेंट को कंपनी देती, उस एम्प्लॉय का कुछ नहीं लगना उसको, इवन इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट। एंड मैं कुछ एक को ऐसे को जानता हूँ जो डायरेक्टली मेरे साथ काम किए हुए हैं, उनका वहां का घर का फर्नीचर एवरीथिंग कंपनी वहां से यहाँ लेके आई थी, बस आके घर दिया था एक, ये घर रहा और रहने लगो। और उस केस में क्या था कि 4 साल के वीजा के बाद आप डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, मतलब वर्क वीजा पे अगर कोई आता है तो वो 4 साल के बाद पीआर अप्लाई कर सकता है? उस टाइम का रूल था। अच्छा। अभी थोड़े चेंज हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी इन्होंने एक कई तरह के रूल कर दिए हैं। उस स्ट्रीम में अभी इन्होंने दो तरह के वीजा घुसा दिए हैं, एक शॉर्ट छोटा मतलब शॉर्ट वीजा, एक लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट स्ट्रीम में कंपनी को लेके आती है तो उसमें आप पीआर अप्लाई नहीं कर सकते, और न आपको कुछ बेनिफिट होते हैं मेडिकल के उनके, वो भी कम मिलेंगे। अच्छा। लेकिन जो 457 है उस पे मिलते हैं आपको।
और 457 के बाद जो 457 का जो दूसरा लॉन्ग टर्म है, आई थिंक 486 समथिंग कुछ वीजा है, उस वीजा पे अगर आप आते हो तो आप 4 साल के बाद अपने पीआर के लिए जा सकते हो। उसमें एक फायदा है, जैसे मैं डायरेक्ट पीआर आया था, तो डायरेक्ट पीआर आने के बाद भी मैं 4 साल मुझे यहाँ पे स्टे करने थे, उसके बाद मैं सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता था। तो अब आप सिटीजनशिप ले चुके हो क्या यहाँ की? हाँ, मेरे को 4 साल हो गए सिटीजनशिप, मतलब ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो गए। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि 4 साल के बाद ले सकते हैं, तो मैंने 5वें साल में अप्लाई कर दिया था। क्योंकि पीआर क्या होती है यहाँ पे, पीआर होती है 5 साल की। ओह अच्छा। तो जैसे कोई कहता है मैं पीआर पे आ गया, तो पीआर क्या होती है, उसको 5 साल का वीजा बोलते हैं। उसमें अनलिमिटेड आपको वर्क कर सकते हो, ट्रायल कर सकते हो, आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, मेडिकेयर के जो यहाँ पे मेडिकल सिस्टम उसके बेनिफिट मिलेंगे। और लेकिन एक लास्ट ईयर की कंडीशन रहती है उसमें कि अगर आपने सिटीजनशिप अप्लाई करनी है तो लास्ट ईयर में कुछ ऐसा रहता है कि आपको लास्ट के 10 या 11 मंथ ऑस्ट्रेलिया में गुजारने पड़ेंगे, कुछ ऐसी कंडीशन है। और वो ये भी देखते हैं जब आप सिटीजनशिप अप्लाई करते हो कि ऑस्ट्रेलिया में आप कितने टाइम रहे हो, और उस टाइम में आपने कहाँ कहाँ रहे हो, क्या एड्रेस चेंज किए, सारे रिकॉर्ड आपके चेक होंगे। और एक टेस्ट होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं सिटीजनशिप एग्जाम। उसमें 20 या 21 या पता नहीं 25 क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको पास करना पड़ता है। उसमें भी बहुत बंदे फेल होते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें क्वेश्चन ट्रिकी रहते हैं, सिंपल है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा नहीं सोचा, एक और ज्यादा डिटेल्ड वर्जन भी नहीं है, एक छोटी सी बुकलेट होती है 20-25 पन्नों की, वही पढ़नी है। उसमें भी मैंने देखे फेल होते मेरे सामने, जिस स्टेशन में गया मैं देने गया था, जहाँ पे तो अपना एक शायद इंडिया का लड़का ही था, वो फेल हो गया था। तो हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप अटेम्प्ट दोबारा दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप लेने के बाद एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट है जो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं? पीआर, ऑस्ट्रेलियन पीआर और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन मिलने के बाद पीआर तक तो आप वोटिंग का कोई राइट नहीं है आपको, क्योंकि आप सिटीजन नहीं हो। उस टाइम वोटिंग का राइट नहीं है, और आपको गवर्नमेंट जॉब में, खासतौर पे जो फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, उनमें जॉब नहीं मिलेगी पीआर पे। लेकिन सिटीजन होने के बाद सबसे पहले आपके पास वोटिंग राइट, और आप अगर जॉब में इच्छुक हो सेंट्रल गवर्नमेंट काइंड ऑफ, जैसे आर्मी, नेवी और या कुछ भी हुआ, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। और हिडन बेनिफिट बहुत रहते हैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। आप ट्रेवलिंग के लिए आपको ऑलमोस्ट 190 मेरे ख्याल में मोर देन 150 कंट्रीज, इससे भी ज्यादा शायद 180 के करीब, आप वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो। अच्छा। यूके हो गया, जैसे बड़ी बड़ी कंट्री बताता हूँ, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का तो इनका आपस में काफी एक अच्छा एग्रीमेंट भी है। आप यहाँ से एम्प्लॉय अमेरिका भी जाते हैं एक वीजा पे। अच्छा। जो अमेरिका स्पेशली ऑस्ट्रेलियन को देता है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी ड्यूअल सिटीजनशिप देता है, लेकिन इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं देता। हाँ, इंडिया नहीं देता। हाँ, तो आपको वो इंडिया की, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप लेनी है तो वो आपको सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी इंडिया की। तो उसके एवज में आपको क्या मिलता है इंडिया से आपको एक वीजा होता है, अपना वीजा कहता हूँ उसको, ओसीआई होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। तो एक पासपोर्ट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन वो वीजा ही है आपका फ्रीली ट्रेवल करने के लिए इंडिया में। वरना आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा हर बारी जब भी जाओगे। वो उसमें भी 2 स्ट्रीम है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। 1 महीने का चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, या क्योंकि लॉन्ग टर्म रहेगा आपको पेपर बेस मिलेगा, शॉर्ट टर्म होता है ऑनलाइन, वो सीधा अप्लाई करो और आपका आ जाएगा ईमेल पे। तो जैसे रेणु जी आपसे बात हुई इसमें आज सारे कन्वर्सेशन में, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज डिस्कशन में जो हमने डिस्कस करा ना कि कैसे मैं आया, पीआर कैसे लेते हैं, उनके प्रोसेस क्या है, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ जी, तो आप सभी को आज हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे आ सकते हैं, वीजा प्रोसेस क्या रहता है, और आगे किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है ऑस्ट्रेलिया की पीआर से रिलेटेड या वीजा से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो रविंदर जी उसका रिप्लाई जरूर देंगे। आप सभी का धन्यवाद। रविंदर जी आपका भी धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।